हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 9th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जिसको हम कवर ना कर पाएँ। जीवन की मौलिक इकाई, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जीवन की मौलिक इकाई होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। कोशिका को बोलते हैं जीवन की मौलिक इकाई। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, उन सभी के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। एक कोशिका से हो सकता है या फिर बहुत सारी कोशिका से हो सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। पहली बात तो हम समझेंगे कि क्रिस्टल का मीनिंग क्या है। क्रिस्टल का मतलब होता है निष्क्रिय। किसे हम निष्क्रिय रूप में रख सकते हैं। तो निष्क्रिय रूप में हम या फिर कोई जीव तो रहेगा नहीं। निष्क्रिय रूप में हम किसे रख सकते हैं? निर्जीव को। तो जीवाणु, पहला ऑप्शन है जीवाणु। जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक जीव है स्टूडेंट, ये जीवित है, ये जीव है। ठीक है, जीवित है, तो इसको नहीं रख सकते हैं। अमीबा, यह भी जीवित है। शुक्राणु, यह भी जीवित है। तो ऑप्शन बच जाता है विषाणु। अब विषाणु जो होता है स्टूडेंट कोई नया नहीं है, अभी हम सभी ने सफ़र किया है वायरस कोविड-19 से। ठीक है, वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। विषाणु जो होते हैं, आपने देखा होगा कि अभी कोविड-19 चल रहा था तो लोग क्या बोल रहे थे? घरों में रहिए, घरों में रहिए, क्योंकि वायरस तब तक निष्क्रिय रूप में रहता है जब तक वह किसी सजीव के संपर्क में नहीं आता। तो मतलब वायरस निष्क्रिय रूप में रखा जा सकता है, निष्क्रिय रूप में रहता ही है। अभी कोविड-19 चल रहा था तो हम सभी ने देखा कि जो वायरस है वो निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है। वो सक्रिय कब होता है? जब किसी जीव के संपर्क में आता है। तो क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वायरस या विषाणु को हम क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। कोशिका फूल जाएगी यदि, कोशिका फूल जाएगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। उस कॉन्सेप्ट को मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से अगर इस क्वेश्चन के अलावा भी कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप कर ले जाओगे। देखो, कोशिका फूल जाएगी यदि, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है परासरण का। परासरण, परासरण कह लो या फिर विसरण कह लो, क्योंकि विसरण का प्रकार होता है, विसरण का, विसरण। ठीक है स्टूडेंट, विसरण क्या होता है स्टूडेंट? अगर कोई सेल है, कोई कोशिका है, ठीक है, और इसको किसी विलयन में रख दिया जाए, ठीक है ना, किसी विलयन में रख दिया जाए, अगर देखिए हम विलयन में रख देते हैं, ये विलयन है कोई, ठीक है, इसमें हमने रख दिया, तो क्या होता है स्टूडेंट? अगर कोशिका के अंदर जल के अणुओं का या जल की सांद्रता अधिक है और विलयन के अंदर जल की सांद्रता कम है, तो क्या होता है स्टूडेंट? यह विसरण की सांद्रता को इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में लाने के लिए उच्च सा- उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता से जल के अणु निम्न सांद्रता में प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, तो जल के अणुओं की सांद्रता कहाँ पे ज़्यादा है? कोशिका में। कोशिका के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता ज़्यादा है, तो क्या होगा? विलयन में से जल के अणु कोशिका में जाएंगे या फिर कोशिका से बाहर निकल के विलयन में आएंगे। तो कोशिका में ज़्यादा है, इसमें कम है, तो यह कोशिका से बाहर जल निकलेगी और क्या होगा? सेल सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सेल सिकुड़ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? सेल या फिर कोशिका कब सिकुड़ेगी? कोशिका तब सिकुड़ेगी जब उसके अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन के सांद्रता से अधिक होता है। तो हम इसके उल्टा अपोजिट भी देख लेते हैं। इसके अपोजिट क्या हो सकता है? एक और देखो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन चाहे कहीं से भी बने आप कर ले जाओगे। अगर रट्टाफिकेशन करोगे कि यही क्वेश्चन मुझे एग्जाम में चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा बदल देगा तो आप चकाचौंध हो जाओगे। इसलिए हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखो,
ये एक बीकर ले लिया हमने, फिर से दोबारा बीकर ले लिया, इसमें हमने बहुत सारा पानी ले लिया, बहुत सारा पानी ले लिया, और फिर इसमें हम एक सेल को रखेंगे, एक सेल को रखेंगे। ये तो पहला अवस्था था, पहला केस था, ठीक है। ये दूसरा केस देख रहे हैं। तब क्या होता है जब कोशिका के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता अधिक नहीं हो, कम हो। जो कोशिका के अंदर जो जल के अणुओं की सांद्रता है ये कम है, ठीक है, ये कम है। और विलयन की सांद्रता, विलयन के जल के अणुओं की सांद्रता अगर कोशिका से ज़्यादा है, तो मैंने बताया विसरण प्रक्रिया क्या कहती है, जहाँ अधिक जल होगा वहाँ से कम जल की तरफ पानी गति करता है, यह क्रिया विसरण कहलाती है, ठीक है। देखो, तो जल के अणु कहाँ कम है यहाँ पे केस 2 में, सेल के अंदर, और जल के अणु कहाँ ज़्यादा है, सेल के बाहर, ठीक है। तो सेल के बाहर से अंदर प्रवेश करेगी कोशिका के पानी, पानी अंदर जाएगी तो क्या होगा, सेल फूल जाएगा, कोशिका फूल जाएगी, ठीक है, फूल जाएगा। और पहले केस में जब कोशिका के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता अधिक थी तो क्या हो रहा था, सेल सिकुड़ जा रहा था, यहाँ पे सिकुड़ जा रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कब सिकुड़ जाएगा, कब फूल जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोशिका फूल जाएगी यदि, तो कोशिका कब फूलेगी, मैंने यहाँ पे बताया। देखो, कोशिका कब फूलती है, फूल तब जाएगी जब कोशिका के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता क्या हो, कम हो। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में कोशिका की अंदर की सांद्रता कम दिया हुआ है। ऑप्शन पहला ए, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। मतलब क्या कह रहा है, समझो क्या कह रहा है। ये बोल रहा है एक कोशिका है, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन को समझते हैं, ठीक है। और इसमें एक विलयन में रखा गया है जिसमें पानी भी है, ठीक है। तो बोला जा रहा है जो कोशिका के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता है, ठीक है, उसके बाहर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक है। मतलब कोशिका की सांद्रता उसके बाहर के विलयन से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा होती है कोशिका की सांद्रता उसके बाहर के विलयन के सांद्रता से, तो क्या होता है, सेल सिकुड़ जाती है। मैंने पहला केस बताया था, है ना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, सेल कब फूल जाएगी। तो पहला तो गलत हो गया। फिर दूसरे पे आते हैं, चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन बनाते हैं। कोशिका के बाहर बोला जा रहा है, कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। ये क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। एक बीकर फिर से ले लिया, कोशिका के एक कोशिका बना लिया, और कोशिका में इस बार क्या कह रहा है, कोशिका के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता कम है और बाहर के अणुओं की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाला केस हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि जब कोशिका के अंदर जल के अणुओं की सांद्रता कम होती है तो सेल फूल जाती है, दूसरा वाला केस याद आया। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा और ए टू जेड सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में चेंजेस भी हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है। आपके एग्ज़ाम में आएगा, आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं। पहली बात तो आप बोलोगे सर गुणसूत्र ही नहीं जानते हम, क्या होता है गुणसूत्र, गुणसूत्र होता क्या है भाई साहब। तो अब बात आती है गुणसूत्र। देखो स्टूडेंट, ये डीएनए आप सभी ने देखा होगा, डीएनए देखा होगा, उम्मीद करता हूँ, हाँ देखा ही होगा। ये डीएनए है, ये डीएनए सघन फॉर्म में हो जाता है ना, सघन मतलब ऐसे, ये डीएनए था, इसको हमने बोल दिया था डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है। अब ये सघन फॉर्म में कैसे होगा, ये देखो, ये डीएनए है, ठीक है, दिख रहा है डीएनए। और ये डीएनए के पास क्या होता है स्टूडेंट, डीएनए के पास अभी देखते हैं, थोड़ा सही से बनाते हैं। ये तो हमारा था डीएनए, अच्छे से देखते हैं। ये हमारा डीएनए था और ये डीएनए था, ठीक है। डीएनए ही सघन फॉर्म में, डीएनए जब होता है ना, सघन हो जाता है ना, सघन होता है बहुत ज़्यादा, तो डीएनए को ही बोलते हैं गुणसूत्र। ऐसे देखिए सघन हो रहा है, देखिए ये डीएनए सघन है, ठीक है। सघन डीएनए को बोलते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के पास एक और चीज़ होती है, यहाँ पे प्रोटीन होता है,
क्या होता है, प्रोटीन। ऐसे तो गुणसूत्र जो है किस किस चीज़ से मिलकर बना है, सघन डीएनए से, और किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से, प्रोटीन से। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर कौन सा जा रहा है, गुणसूत्र बने होते हैं। पहला है डीएनए से, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रोटीन से, गलत हो जाएगा। तीसरा है डीएनए एवं प्रोटीन से, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और चौथा आरएनए से, आरएनए की तो बात ही नहीं आएगी क्योंकि गुणसूत्र मतलब डीएनए तो होगा ही होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोलता है, इसको थोड़ा हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। अब बात आती है राइबोसोम का कार्य कौन सा नहीं है, तो पहले हमें ये जानना होगा कि राइबोसोम का आखिर कार्य कौन कौन सा है ना। तो हम देखते हैं, राइबोसोम के कार्य लिख लेते हैं, राइबोसोम के कार्य लिख लेते हैं। राइबोसोम के कार्य, राइबोसोम स्टूडेंट एक नग्न अंग होता है, कोशिका के अंदर नग्न अंग होता है, मतलब इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। और ये दो चीज़ बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। पहला है प्रोटीन, किसको बनाता है, प्रोटीन। और दूसरा बनाता है एंजाइम, क्या बनाता है, एंजाइम। प्रोटीन और एंजाइम बनाने का इसका कार्य है। तो अब ये एक सवाल आता है, प्रोटीन और एंजाइम तो इसका कार्य है, लेकिन क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा राइबोसोम का कार्य नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं है या है देख के कहना है, इसलिए राइबोसोम का कार्य मैंने लिखवाया। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण करना, बनाना। ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह तो राइबोसोम का कार्य है। और पूछा क्या जा रहा है, नहीं है, तो ये सही है, मतलब ये कार्य है लेकिन नहीं है पूछा जा रहा है। यह एंजाइम बनाता है, यह भी एंजाइम बनाता है, सही बात है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, तो ये गलत है, ये कार्य नहीं है, ये सही जा रहा है ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यह मंड स्टार्च के अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह भी सही है क्योंकि ये दोनों इसका कार्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ऑप्शन समझिएगा। तो पहला और दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा देखते हैं किस ऑप्शन में सही है। पहला बोल रहा है पहला और दूसरा, गलत है। दूसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा, यह दोनों राइबोसोम का कार्य नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन 5वें को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ भी कहे हम तो सही करेंगे। इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जालिका से नहीं है। मतलब क्या है, अंतर्द्रव्यीय जालिका को पहले समझना पड़ेगा हमें। अंतर्द्रव्यीय जालिका क्या होता है, यह एक जाल होता है, यह एक जाल होता है, समझो ऐसे 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 ऐसे। अंतर्द्रव्यीय जालिका ऐसे होता है और ये न्यूक्लियस से सटा होता है, मतलब केंद्रक से सटा होता है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया केंद्रक, केंद्रक। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया अंतर्द्रव्यीय जालिका, अंतर्द्रव्यीय जालिका, अंतर्द्रव्यीय जालिका। ये क्या होता है, जाल होता है। तो पूछा क्या जा रहा है स्टूडेंट, हमें पूछा क्या जा रहा है, इनमें से कौन सा किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जालिका से नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल के तरह कार्य करता है। ठीक है, यह तो है, सही है, यह इसका कार्य है। ठीक है, अंतर्द्रव्यीय जालिका जो होती है केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करती है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो ये तो गलत हो गया।
अब बात आती है दूसरा ऑप्शन, यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। यह भी सही है, अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। तीसरा ऑप्शन, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। बिल्कुल नहीं, यह इसका कार्य नहीं है, यह इसका कार्य नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन का कार्य कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन का स्थल है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा? अंतःद्रव्यी जालिका का कार्य नहीं है, किसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऊर्जा उत्पादन का कोई संबंध नहीं है अंतःद्रव्यी जालिका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं। परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। मैंने आपको इससे पहले विसरण पढ़ाया था। विसरण में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? विसरण में पढ़ाया था उच्च सांद्रता वाले जल, उच्च जल की जहाँ जल की सांद्रता ज़्यादा होती है वहाँ से, उच्च सांद्रता जहाँ जल की होती है वहाँ से कम सांद्रता की तरफ जल के अणुओं का अभिगमन या गमन विसरण कहलाता है। और विसरण का एक प्रकार होता है परासरण। और परासरण में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ ही गति करेंगे, लेकिन बीच में एक झिल्ली होगी। क्या होगी? झिल्ली होगी। ठीक है ना। और वह झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब कुछ को आने देगी, कुछ को नहीं आने देगी। याद रखना आप, जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा गमन करना या गति करना या जाना ही परासरण कहलाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना, ये सही है। क्योंकि क्या पूछा जा रहा था? सही परिभाषा चुनिए। परासरण का मीनिंग ही होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का गमन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल के अणु गमन कर रहे हैं, और किसके द्वारा? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है बीच में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं और 8, 9 को भी देखते हैं, सभी को देखते हैं। देखिए, हमने ये देखा अभी तक 6 नंबर तक हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। अब बात आती है जीव द्रव्य कुंचन होता क्या है ना? जीव द्रव्य कुंचन होता क्या है? तो स्टूडेंट, सिंपली आपको ये याद रख लेना है कि जीव द्रव्य कुंचन का मतलब सेल का सिकुड़ना होता है। अभी के लिए इतना याद रख लीजिए, सेल का सिकुड़ना ही जीव द्रव्य कुंचन है, समझ लीजिए। ठीक है, कोशिका देखो क्या होता है, सेल मतलब सिंपली समझिए। क्वेश्चन नंबर 7, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। जीव द्रव्य कुंचन को समझते हैं पहले। जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है ना, ये कंचना मूवी नहीं है, जीव द्रव्य कुंचन की बात हो रही है। बड़ा है, कंचना मूवी की याद आ गई कहने वाले लोग। हाँ हाँ, कुछ कह रहे होंगे सब। तो देखिए, जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन होता क्या है स्टूडेंट? यह कोई कोशिका है, यह कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ये देखिए, ये द्रव्य दिख रहा है, ये गाढ़ा गाढ़ा, देखिए ये होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है ना, इसको हमने बोल दिया कोशिका द्रव्य। जब कोशिका सिकुड़ेगी तो इसका कोशिका द्रव्य बाहर निकलेगा, तभी तो सिकुड़ेगी ना। मैंने बताया जीव द्रव्य कुंचन का मतलब क्या है? कोशिका का सिकुड़ना। ठीक है, और कोशिका कब सिकुड़ेगी? जब कोशिका द्रव्य सेल से बाहर निकल जाए, कोशिका से बाहर निकल जाए। तो वही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। मतलब जीव द्रव्य कुंचन क्या है, यही पूछा जा रहा है, परिभाषा पूछा जा रहा है। अल्प पराशरी माध्यम में पद्रव्य झिल्ली का टूटना, लयन। ठीक है, अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। ठीक है स्टूडेंट, तो
कोई माध्यम दे दिया है अल्प पराश्रयी माध्यम, ठीक है। अल्प पराश्रयी में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना यहाँ पे हमने देख लिया, तो सिंपली कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना याद रख लेना, ठीक है ना। अल्प पराश्रयी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना ही कहलाता है जीव द्रव्य कुंचन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ये पहला तो नहीं होगा, दूसरा होगा बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। देखो, एकल झिल्ली का आवरण से क्या मतलब है, होता ये है स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके ऊपर दो झिल्ली पाई जाती है। एक झिल्ली ऐसे होता है, एक झिल्ली ऐसे होता है, दो झिल्ली। रसधानी होता है, रसधानियों में स्टूडेंट, ये रसधानी जो होता है इसमें क्या होता है पता है, रसधानी में कभी कभी एक कोशिका पाया जाता है, कभी कभी नहीं भी पाया जाता है। तो यहाँ नहीं होती है, झिल्ली नहीं है, ठीक है। कभी कभी पाया जाएगा लेकिन अधिकतर केस में नहीं पाया जाता है, और कुछ कुछ में पाया जाता है। लाइसोसोम और लवक, लवक में भी दो झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो झिल्ली पाई जाएगी। ये देखो, मैं क्यों ऑप्शन को भी बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन आज ये पूछा है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। कल को पूछ देगा द्वि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाएगी, तो ऑप्शन पलट जाएंगे, समझ रहे हो, इसलिए ऑप्शन जानना जरूरी है। और लाइसोसोम में एक झिल्ली पाई जाती है। तो क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है, ठीक है। तो किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होगा, 8वें का कौन सा हो जाएगा, बी, रसधानी, ठीक है। रसधानी में एक झिल्ली पाया जाता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। गलत वाक्य को ढूंढिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, गलत वाक्य को ढूंढिए। पहला ऑप्शन है, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, ये सही वाक्य है। जो गोल्जी उपकरण होता है लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। क्वेश्चन कल को ये भी पूछ देगा, देखना, गोल्जी उपकरण किसके बनने में शामिल होता है, तो क्या होगा, लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, गलत वाक्य, तो ये तो सही वाक्य था, ठीक है, ये सही वाक्य है। हम हिंदी में लिख लेते हैं, सही है, ये सही वाक्य है। फिर दूसरा पढ़ते हैं, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, सही बात है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाते हैं, बनाने में समर्थ है, सही वाक्य है, ये भी सही वाक्य है, सही वाक्य है, ठीक है। सही वाक्य को याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। और तीसरा क्या पूछा जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इनमें एटीपी का उत्पादन होता है। देखो स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, किसी भी जीव में माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई ना कोई ऐसा अंग जरूर होता है जिसके अंदर पावर बनता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसके अंदर कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो ये भी सही वाक्य है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, गलत वाक्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य को पद्रव्य भी कहा जाता है क्या, तो नहीं, ये गलत वाक्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा डी। कोशिका द्रव्य और प्रद्रव्य ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। ये हम जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, सही वाक्य को ढूंढिए, इसमें से कौन सा सही वाक्य है। अब देखते हैं सही वाक्य क्या है। क्वेश्चन समझना, गलत वाक्य पूछा रहा है कि सही वाक्य, तो सही वाक्य को ढूंढना है। अब को पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पहला क्या बोल रहा है, ए, लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुच अंतःद्रव्यी जालिका आर्या से बने होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। लाइसोसोम एक होता है जिसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके अंदर देखो ये होता है लाइसोसोम, इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स पाई जाती हैं, ठीक है। और ये एंजाइम क्या होता है, ये ऐसा इतना खतरनाक एंजाइम होता है, अगर किसी के कोशिका के अंदर यह लाइसोसोम की झिल्ली अगर फट जाए, लाइसोसोम की झिल्ली अगर फट जाए, ठीक है,
तो वह मर भी सकता है, वह जीव मर भी सकता है। तो इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। ठीक है, तो लाइसोसोम कहाँ बनता है? RER से बने होते हैं। सही बात है, ये बिल्कुल सही वाक्य है और ये तीनों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखते हैं। कौन से कौन से कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को अविष रहने करने में भूमिका निभाता है? ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ा सा खराब है, मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हूँ। आपके अमित सर के कहने पे मैं हिंदी मीडियम का ये क्लास ले रहा हूँ। आपको ये सेशन कैसा लगेगा मुझे आप ज़रूर सेशन के एंड में आप क्लास के एंड में हमें कमेंट करके और लाइक करके बताइएगा। ठीक है, तो क्लास 9th की अभी NCERT एग्जाम्पलर में और भी बहुत सारे चैप्टर आने बाकी हैं, जो बहुत जल्द बहुत सारे टीचर्स हमारी टीम द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? अभी मैंने क्या बताया, लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही विष होता है, जहर होता है। ठीक है ना, ये बाप का, भाई का, माँ का, सबका बदला लेता है। ठीक है ना, इसलिए इस अगर ये फट गया किसी के अंदर तो ये क्या होगा, इसके अंदर विषैले पदार्थ होते हैं, औषधि होती है। ठीक है, जो कोशिका अंगक के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, लाइसोसोम होता है। ठीक है, अब 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। मैंने क्या बताया था, जो अंतर्द्रव्यी जालिका होता है उसका क्या काम होता है? अंतर्द्रव्यी जालिका के अंदर क्या क्या बनता है? प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन होता है। ठीक है, याद रख लेना आप, प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन कहाँ होता है? रुच अंतर्द्रव्यी जालिका, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, सिर्फ अंतर्द्रव्यी जालिका लिखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन रुच पूछेगा तो आप सिर्फ प्रोटीन करोगे। ठीक है ना, और SER स्मूथ पूछेगा, मुलायम अंतर्द्रव्यी जालिका पूछेगा तो उत्पादन लिपिड का होता है वहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक को अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। प्रोकैरियोट का, देखो कोशिका जो होता है दो प्रकार का होता है, कोशिका जो होता है दो प्रकार का होता है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन घूमेगा तब भी करके आओगे। कोशिका दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है ना, या फिर अपरिभाषित केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है ना, मतलब जो कम विकसित होता है। और यूकैरियोटिक में केंद्रक हमेशा उपस्थित होगा। तो देखो क्या बोला जा रहा है, अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र, मतलब बात हो रहा है प्रोकैरियोटिक की, है ना। तो अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? याद रखना हमेशा, केंद्रकाभ कहलाता है, केंद्रकाभ। ठीक है, प्रोकैरियोट का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। ये भी याद रख लेना, ऐसा कोशिका अंग जो सरल को जटिल शर्करा में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? गोल्जी उपकरण। ये डायरेक्ट लाइन याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि ये जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रसधानी का कार्य नहीं है? कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? देखो स्टूडेंट,
संग्रहण, रसधानी जो होती है संग्रहण का काम करती है, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थों को या फिर फालतू जो कोशिका के अंदर जो पदार्थ रहते हैं उनको संग्रह करके रखती है। कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, ये भी करती हैं। तो कार्य नहीं है पूछा जा रहा है, याद रखना, ये भी कार्य है। अपशिष्ट उत्सर्जन, ये भी कार्य है, उत्सर्जन में भी मदद करती हैं। चौथा गमन, गमन मतलब चलने फिरने में। रसधानी कभी चलने फिरने में हेल्प नहीं करती है, सहायता नहीं करती है, तो रसधानी का कार्य गमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। ये याद रखना स्टूडेंट, जो अमीबा होता है ना, अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अमीबा एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय है। तो अमीबा अंतः कोशिकता के द्वारा अपने भोजन को प्राप्त करता है। अंतः कोशिकता का मतलब समझो, ये एक अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा है, मस्त जा रहा था, इसको रास्ते में मिला खाना। क्या मिला? खाना, खाना मिला यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली ये जाएगा डगर डगर के, देखो यहाँ पे जाएगा, देखते हैं 1 सेकेंड। ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, अमीबा आगे बढ़ेगा और क्या करेगा, इस खाने को अपने शरीर के अंदर ले लेगा और इसको पचा देगा, ठीक है ना। तो अंतः कोशिकता मतलब अंदर ले लेता है और उसको खा लेता है। तो बी ऑप्शन सही है 16 का। इसके बाद 17 नंबर पे पहुंचते हैं। 17 नंबर क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कोशिका कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है। निम्न में से किसकी कोशिका कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है? देखो स्टूडेंट, जितने भी पौधे होते हैं ना, उन सभी का कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है, याद रखना। सभी पौधों का कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है। भित्ति सेलुलोज से बना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम देखना है कि इनमें पौधा कौन कौन सा, देखो बोला जा रहा है निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है। मतलब हम ये देख लेंगे कि कौन कौन सा पौधा है उसका तो सेलुलोज से बना होगा, और जो पौधा नहीं होगा उसका सेलुलोज से नहीं बना होगा। तो हाइड्रीला एक पौधा है, आम वृक्ष एक पौधा है, कैक्टस एक पौधा है, ये तीनों पौधे हैं। तो इनका जो कोशिका भित्ति होगा वह किससे बना होगा? सेलुलोज से बना होगा। तो पूछा जा रहा है कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है, तो जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उनका कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट 17 का। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? देखो स्टूडेंट, जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है ना, जो गोल्जी उपकरण होती है ना, इसके अध्ययन के लिए हमें सिल्वर नाइट्रेट के घोल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही जाएगा इसका। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देखते हैं। केंद्रक के अलावा वह अंगक जिसमें डीएनए होता है, ठीक है। तो देखो, केंद्रक के अलावा 2 अंग होते हैं जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी मेरी वीक है, पहले ही बताया मैंने, तो गलती से ही माफ़ करना। माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है, देखो ये डीएनए दिख रहा है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, लवक, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो लवक। इन दोनों के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है ना। और क्या पूछा जा रहा है? केंद्रक के अलावा कौन सा अंग है जिसमें डीएनए होता है? तो इसमें लवक तो ऑप्शन नहीं दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सही जाएगा, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है? रसोई में काम क्या होता है? पहली बात, रसोई में खाना बनता है ना, खाना बनता है, रसोई में खाना बनता है। और
जो पौधे होते हैं ना उनके पत्तियों में एक रसोई होता है, उसको बोलते हैं हरित लवक। ऐसे हरा सा होता है जिसमें पौधों के खाने का निर्माण होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, ठीक है ना। तो हरित लवक रसोई का काम करता है कोशिका की, ठीक है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका में लिपिड अणुओं का कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कोशिका में लिपिड अणुओं का निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो याद रखना, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जो होती है ना, यह लिपिड को बनाती है। मैंने बताया था ना, लिपिड को बनाती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, और ये लिपिड को बनाती है, ठीक है ना, ये लिपिड को बनाती है। लेकिन पूछा जाता है रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका किसको बनाती है, तो आप बोलते प्रोटीन को। क्या बोलते हैं? प्रोटीन को। ये ग्रुप डी का पिछले ईयर्स का क्वेश्चन आया है, आप देख लेना, ठीक है। 21 का आ जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22। नई कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिका से होने की बात किसने बताई? देखो, अगर ग्रुप डी का आपका एग्जाम आ रहा है तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से मेडिकल एंट्रेंस के लेवल, सभी मेडिकल एंट्रेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन यही है कि ये क्वेश्चन आएगा आपका, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने कही? तो नई कोशिका का निर्माण उसके पूर्व स्थित कोशिका से होती है, विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया था 1855 में। यहाँ पे सिर्फ विर्चो लिखा है, 1855 याद रख लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। कोशिका सिद्धांत निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोशिका सिद्धांत स्टूडेंट, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम था स्वान, इन दोनों ने मिलकर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक होता है। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका अगर बनाओगे ना तो उसके अंदर कोई अंग ही नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक अंग पाया जाता है, ऐसे। इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को भी देख लेते हैं। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है, यह पूछा जा रहा है, ठीक है ना। वह अंग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, मतलब कोई अंग है उसके अंदर कोई भी भित्ति नहीं है, कोई भी उसके बाहर कोई झिल्ली नहीं है। यहाँ पे गलत थोड़ा सा दिया हुआ है, पूछा जाना चाहिए था वह अंगक जिसमें भित्ति नहीं होती है, ठीक है, या फिर आवरण नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन सही जाएगा इसका ए, 25 का ए ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले वाला देखो, पहले वाले का भी राइबोसोम ऑप्शन था, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो, इसके पहले वाला नहीं दिख रहा है क्या? देखो, इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले यही तो पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। मैंने बताया था राइबोसोम एक ऐसा अंग है जिसमें कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, या फिर कोई भी भित्ति नहीं पाई जाती है, याद रख लेना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 का भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बायोलॉजी में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। एक माइक्रोमीटर होता है, याद रख लेना। देखो, ये जरूर याद रख लेना, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो, माइक्रोमीटर होता है, देखो माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। कितना होता है? 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब याद रखना है कि माइक्रोमीटर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है माइक्रो आए, पूछा जाएगा 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर कितना होता है। तो याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ मिलीमीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, डेसीमीटर कितना होता है, ठीक है। माइक्रो का ये ऑप्शन गलत है, 10⁻⁹ होगा, ठीक है।
26 का बी ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ सही है सही है, 10 पे का -6 होगा, ठीक है ना, तो याद रखना है इसको, इसको याद रखना है आपको। अब देखो मिलीमीटर कितने के बराबर होता है, सेंटीमीटर कितना होगा, डेसीमीटर कितने का होगा, तो मिलीमीटर होगा 10 पे घात -1 मीटर के बराबर, सेंटीमीटर होगा 10 पे घात -2 मीटर के बराबर, डेसीमीटर होगा 10 पे घात -3 मीटर के बराबर, उसके बाद माइक्रोमीटर का होगा 10 पे घात -6 मीटर के बराबर, ठीक है, 10 पे घात -6 मीटर के बराबर। एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, एक नैनो कितने मीटर होता है, तो बोलोगे नैनो होता है 10 पे घात -9 के बराबर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन पहला हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड 27 नंबर क्वेश्चन पे। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो लाइसोसोम होता है ना स्टूडेंट, ये कहाँ से बनता है, तो याद रख लेना गोल्जी उपकरण से उत्पन्न होता है। अब बात आती है आगे, क्वेश्चन नंबर 28, सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई। देखो सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई, जो सजीव कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे ना, उनका नाम था लीवेनहॉक, याद रख लेना। अभी यही क्वेश्चन पूछता निर्जीव कोशिका किसके द्वारा खोजी गई, तो वो होते रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज किया। देखो हम पूरा इस क्वेश्चन को अच्छे से बताते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर पहले लिख लेते हैं। 28 का होगा हमारा लीवेनहॉक, लेकिन रॉबर्ट हुक पूछा जाएगा निर्जीव कोशिका की किसने खोज की, तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक। पूछा जाएगा जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो बोलोगे पुरकिंजे, जीव द्रव्य की खोज इन्होंने किया था। पूछा जाएगा केंद्रक की खोज किसने की, तो आप बोलोगे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। 29 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए, ठीक है, विसंगत कथन को चुनिए, ठीक है। विसंगत को इंग्लिश में शायद इनकरेक्ट बोलते हैं, विसंगत मतलब देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पहला, अधपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। मतलब बोला जा रहा है ये अधपारगम्य झिल्ली था, यहाँ जल के अणु थे और यहाँ पे ज़्यादा सांद्रता था, यहाँ पे कम था, ठीक है। तो अधपारगम्य से झिल्ली से होकर जाने वाली जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो ये विसंगत कथन नहीं है, ठीक है। विसंगत कथन को चुनना है। बी, झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ये संगत कथन है, मतलब सही कथन है, ये भी सही कथन है, ठीक है ना। विसंगत मतलब गलत कथन को चुनना है। तीसरा देखते हैं, कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, ये भी सही कथन है, ठीक है। लेकिन विसंगत ये है, पादपों में कोशिका झिल्ली काइटिन शर्करा होती है, ठीक है। 29वां का डी होगा, मतलब इसमें पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। सेल मेम्ब्रेन में काइटिन, कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा नहीं होती है, कोशिका भित्ति में काइटिन शर्करा होती है। तो ये विसंगत है, ये गलत है। 29 तक हम लोगों ने देख लिया। लघु उत्तरी से आपका प्रश्न नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट एंड लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और आगे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।